तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद आवर लेक्चर। और हम लोग एन फैक्टर पढ़ रहे थे, बाकी सारी बातें अब अपन करेंगे क्लास के एंड में। आ जाओ सब, ध्यान इधर, क्लास में क्या चल रहा था, क्या करना है, इस पर फोकस करते हैं। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख रहे थे, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, ये सब है ना। और मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था। when two or more type of atoms undergo change in oxidation state, दोनों या तो ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो, तो हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो पहले का आंसर कितना आया बच्चों? व्हाट इज द आंसर इन द फर्स्ट केस? कितना आया? 1। और किसी का कोई और आंसर? अरे गलत सलत भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या आंसर है ये बताओ। 2। और तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट 1 और 2। ओके, तो आई थिंक क्या रीजन है 1 आने का? मुझे लग रहा है, दिख रहा है कि यहाँ पर Fe+2 से Fe+3 चला गया तो n फैक्टर 1 लिख दिया। ऐसा किया गया? हाँ, लेकिन अभी तक क्या होता था, सिर्फ एक एलिमेंट में चेंज आता था। अभी अपने को ध्यान देना है कि 2 या उससे ज्यादा में चेंज आना है, तो और किसी में भी चेंज आ रहा होगा। चलो खैर, ट्राई करना था क्योंकि मैंने इस वक्त सिखाया नहीं थे आपको कि इस केस में कैसे करना है, तो हम अभी सीख लेते हैं। अब देखो इसको, और अगले केस को आप लोगों को करना रहेगा, उसके बाद मैं एक केस और दूंगा। सुनो, तो यहाँ Fe+2 में है, Fe इज इन +2। अच्छा, C2O4 2 नेगेटिव है, तो इसमें कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन? +4 नहीं आएगी बेटा। देखो C2O4 पे 2 नेगेटिव है, तो अब निकालो। अब क्या आता है? C2O4 पे 2 नेगेटिव है तो 3 आएगी, बिल्कुल। दिस विल बी +3, एग्जैक्टली, है ना। ऑक्सलेट आयन है, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। इधर Fe+3 है, तो इस पे तो डायरेक्ट आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ CO2 में कार्बन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? क्या आएगी, क्या आएगी? एक्स वाले मेथड से निकालोगे तो +4 आएगी। इसमें तो दिक्कत नहीं है ना किसी को? यहां तक तो आ जाएगा सबका। हाँ, यहां तक कुछ नहीं बदला है हमने, यहां तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। अब कुछ बदलेगा, वो क्या कि पहले ऐसा होता था कि एक एटम, एक ही टाइप का एटम होता था जिसमें चेंज आता था, जैसे Fe ऑक्सीडेशन हो गया इसका। बट अब यहाँ दिख रहा है कि कार्बन का भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। हो रहा है ना भाई, कार्बन +3 से +4 जा रहा है। तो अब एक से ज्यादा एटम्स के टाइप हैं जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। टाइप ही एक से ज्यादा हो गए। पहले कार्बन के 2 हैं तो एक से ज्यादा एटम तो होते थे, बट दोनों कार्बन के होते थे। अभी कार्बन भी है और आयरन भी है, और दोनों में ऑक्सीडेशन है। तो वैसे ही करेंगे जैसे अपन करते थे भाई, एक से ज्यादा एटम होने पे क्या करते थे। देखो कैसे लिखेंगे, डेल्टा ON लिखना है अगर, तो Fe में बच्चों कितने एटम है? Fe में कितने एटम है? एक। तो एक तो Fe है, और ये कहां से कहां गया है? ये कहां से कहां गया है? 3 से 2। वर्षा बेटा, स्क्रीन फुल ब्लैक नहीं होनी चाहिए, दिखना चाहिए स्क्रीन पे, क्लियर है काफी वैसे। तो 3 - 2, तो ये तो बच्चों किसकी वजह से हो गया? Fe की वजह से, है ना। दिस इज ड्यू टू Fe प्लस। और किस में चेंज आया? Fe के साथ साथ और किस में चेंज आया? कार्बन में आया, बिल्कुल। तो कितने कार्बन है अपने पास यहाँ पे बच्चों टोटल? 2। तो 2 कार्बन है, और इनमें क्या चेंज आया? कहां से कहां गए ये? बिल्कुल 3 से 4। तो 4 - 3, दिस इज ड्यू टू कार्बन। और किसी में चेंज आया क्या? ऑक्सीजन -2 में था, अभी भी -2 में। किसी और में चेंज आया क्या? ऑक्सीजन में आया क्या? नहीं आया। तो बस अब इसका टोटल कर देते हैं, तो कितना आएगा ये टोटल बच्चों बताओ।
3, तो एक Fe(C2O4) के लिए डेल्टा ON जो है वो 3 आ रहा है, देयरफॉर N फैक्टर कितना आएगा? 3। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेज बच्चों, बहुत बढ़िया। समझ में आई बात? तो अपन ने प्रोसेस में ज्यादा कुछ बदला नहीं है, बस अब क्या एक अकेला आइटम देखने की जगह 2 या 3 जितने में भी चेंज आ रहा है सबको जोड़ना पड़ेगा। पहले अपन एक ही का देखते थे, अब अपने को 2 से 3 जो जो अलग अलग आइटम्स या आयन्स है उन सबको देखना पड़ेगा। Fe पे चार्ज +2 का ये कैसे पता चला? तो बच्चों अपन ने इसलिए आयंस की एक लिस्ट दी थी, मैंने तुमको फिर से रीसेंड करी थी कि भाई ये जो आयंस हैं धीरे धीरे करके अपने को याद करने हैं और हो जाएंगे याद, ये बहुत कॉमन आयंस है ना? तो ये मैंने समझाया है। एक काम करो, इसको एक बार पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख दो, है ना? मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स तक डिस्कस करता हूं पहले, उसके बाद एन फैक्टर आपसे डायरेक्ट पूछूंगा, है ना? एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लो सबकी, इधर Fe की, सल्फर की, इधर Fe की और इधर सल्फर की लिख लो जरा। लिख ली क्या स्टेट्स? तो मैं लिख दूं स्क्रीन पर। तो देखो बच्चों, Fe की क्या क्या पॉसिबल स्टेट्स है पहले तो ये बताओ, व्हाट आर द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ Fe? आपने आयंस पढ़े होंगे तो Fe के कौन कौन से 2 स्टेट्स आ सकते हैं? 2 और 3, बिल्कुल। तो अब आपको कैसे अंदाजा लगाना है, सुनो, जैसे जो लोग पूछ रहे हैं सर हमें पता कैसे चलेगा, तो देखो यहां अगर +2 रखते हो, यहां अगर +2 रखते हो तो S2 पे 2 नेगेटिव आएगा, S2 पे 2 नेगेटिव आएगा, तो सिंगल सल्फर पे क्या आ जाएगा? -1 आएगा। तो ये तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। O2 2 नेगेटिव पड़ा था, याद है आप लोगों को? पेरोक्साइड पड़ा था। तो ऐसे ही S2 2 नेगेटिव हो सकता है। अगर यहाँ +3 होता तो दिक्कत आती, देखो +3 होता तो यहाँ -3 करना पड़ता, फिर एक सल्फर पे -1.5 आता जो दिक्कत का काम था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा अंदाजा लगाना विद एक्सपीरियंस आएगा कि भाई जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं और वो कौन सी फिट बैठ रही हैं, क्योंकि वो आयंस वही रहेंगे, आयंस नहीं बदलते हैं, आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स वही रहती हैं। ठीक है, चलो ये तो अपन ने डिसाइड कर लिया कि भाई इधर जो है एक सल्फर पर -1 चार्ज है, सिंगल सल्फर पे लिखते हैं तो एक सल्फर पे लिखेंगे तो -1, दोनों सल्फर को एक साथ लेंगे तो -2। ठीक, अच्छा राइट हैंड साइड आते हैं, इधर Fe पे क्या चार्ज आएगा? ये तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है बच्चों, ये क्रिस क्रॉस मेथड से पता चल रहा है, क्या आएगा? +3, बिल्कुल, दिस विल बी +3। अच्छा, इधर सल्फर पे क्या आएगा? ये भी बहुत आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक्स वाले मेथड से। ऑक्सीजन पे -2 रखो, इसको x मानो, सॉल्व करो जरा, कितना आता है x की वैल्यू, जल्दी बताओ। कुछ बच्चों ने गड़बड़ करी है, बाकी सबने सही बताया। बिल्कुल बच्चों, +4 आएगा, दिस विल बी +4, वेरी गुड, है ना? इधर और कोई एलिमेंट बचा क्या? Fe और सल्फर के सिवा कोई और एलिमेंट है क्या? नहीं है, तो अब कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको तो इसका फैक्टर निकालना है ना। अब इसमें जितने एलिमेंट थे सबको देख लिया अपन ने। अब आप मेरे को इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करके बताओ, यू टेल मी द एन फैक्टर फॉर दिस। नहीं ही तेन बेटा, गड़बड़ किया है, एक बार चेक करो प्रोसेस। करो करो, 5। मुझे लग रहा है कि एक ही मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं काफी लोग। 5 तो नहीं आएगा बेटा। अच्छा चलो एक बात बताओ, हाँ अब कुछ लोगों का आंसर सही है, अमन ठीक है, प्रेशा ठीक है, हर्ष ठीक है, इन लोगों ने ठीक बताया है। चलो मैं एक स्टेप और थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। आई थिंक कुछ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो सब लोग। जब डेल्टा ON लिखोगे बच्चों,
जब आप डेल्टा वन लिखोगे तो आयरन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे, आयंस कितने आयरन के, एक, है ना। और सल्फर के कितने हैं, सल्फर के कितने हैं, दो। हाँ मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ इक्वेशन क्योंकि मेरे को उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है ना, बट सल्फर के दो हैं। अच्छा सल्फर कहाँ से कहाँ जा रहा है, सल्फर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 4 या -1 से 4, 1 से 4 या -1 से 4, -1 से 4 है ना। तो 4 माइनस -1 होगा बच्चों, ये काफी लोगों ने मिस्टेक करी मुझे ऐसा लग रहा है ना। ये होगा 4 माइनस -1। अब बताओ आंसर, अब सही से करके बताओ मेरे को आंसर। अब मेरे को लगता है सब लोगों की करेक्शन करेक्ट, हाँ बस अब सबके आंसर सही आ रहे हैं बिल्कुल। तो एफ ही गया 2 से 3 तो 3 - 2 और 2 × 4 - -1 बिल्कुल, कितना आएगा ये 11। डेल्टा ओ एन इज 11। तो 1 Fe2 का डेल्टा ओ एन आ रहा है 11। देयरफॉर एन फैक्टर ऑफ Fe2 कितना आ गया बच्चों, 11 इस रिएक्शन में। और बीच में किसी ने पूछा था कि सर रिएक्शन रिएक्शन पर एन फैक्टर बदल सकता है, बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन में एन फैक्टर अलग अलग आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए हम इतने डिटेल में इसको पढ़ रहे हैं। Fe के दो एटम्स नहीं है बेटा, देखो अपने को किसके लिए एन फैक्टर निकालना था, Fe2 के लिए। तो जिसके लिए निकालना है उसके अंदर एटम्स देखने होते हैं, प्रोडक्ट में नहीं। ऐसे तो यहाँ पे सल्फर एक ही है, बट अपने को तो इसका एन फैक्टर चाहिए था ना Fe2 का, तो अपन इसके अंदर देखेंगे। ठीक, चलो नोट करो, मैं एक और एग्जांपल अभी इसी केस का कराता हूं। युक्ति बेटा -2 अपन ने किस पे लिया था, S2 पर -2 लिया था। सिंगल सल्फर पे लिखोगे तो -1 आएगा ना, एक अकेले सल्फर पे जब आते हैं तो -1 आ जाता है। जब S2 लिया था तो 2 नेगेटिव था। ओके, रिटन बाय एवरीवन, सबने लिख लिया। अगला केस है ना, इसको आराम से करना, जल्दी नहीं है अपने को किसी चीज की, सही करने की कोशिश करेंगे अपन। तो ये अपना केस 1 2 थर्ड केस लिख लेते हैं अपन। Cu2s, Cu2s giving you 2Cu+2 प्लस SO2। तो सबसे पहले बस मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, फिर मैं आपसे एन फैक्टर पूछूंगा। कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखना है बच्चों, क्या लिखना है, +1 या +2। कॉपर की दो ही पॉसिबिलिटीज होती है ना, कॉपर की दो ही पॉसिबिलिटीज होती है। कॉपर के आयन कौन कौन से पढ़े आपने, Cu+1 या Cu+2, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, +1। बिल्कुल, क्यों लिखेंगे +1, क्योंकि सल्फर जो है वो -2 हो सकता है। -4 होता है क्या सल्फर, सल्फर -4 होता है क्या कभी, नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। राइट हैंड साइड में कॉपर पर क्या चार्ज है, वैसे तो क्लियर लिखा हुआ है बट फिर भी एक बार बता दो, +2। सल्फर पे क्या आएगा, सल्फर पे क्या आएगा, अभी किया था अपन ने, जल्दी बताओ, सब लोग सही बताना है, +4, वेरी गुड। चलो तो आपको एन फैक्टर किसका बताना है, Cu2s का एन फैक्टर बताना है, बताओ जल्दी क्या आएगा एन फैक्टर Cu2s का। अब डायरेक्टली एन फैक्टर ही लिखेंगे। तो राज ठीक है आंसर, जिया बेटा मैं कर दूंगा रिपीट, एक बार आप कर लो, अभी सॉल्व कर लो, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसको सॉल्व कर लो फिर मैं बता देता हूँ। ओके, अभी तक ज्यादा लोगों ने सही दिया है। पार्वती बेटा आपका कैलकुलेशन चेक करो, आपने कुछ मिस्टेक करी है, बाकी लोगों ने सही दिया है। हिमांशी हर्ष थोड़ा गड़बड़ दिया है आपने आंसर, वेदिका गड़बड़ है, प्रयति गड़बड़ है, बाकी सबका ठीक दिख रहा है। वरद बेटा आपके में भी 2 की मिस्टेक है कहीं, एडिशन सब्सट्रैक्शन में। विवेक 2, विवेक 4 की गड़बड़ है।
बिल्कुल प्रगति, हाँ 8 है। 8 आएगा आंसर बच्चों, फटाफट देख लो, मैं एक बार बता देता हूँ। एन फैक्टर हमको लिखना है तो वो डेल्टा ओ एन के बराबर आएगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, दो नहीं है। तो दो कॉपर हैं, कहां से कहां गए हैं, 1 से 2, तो 2 - 1, प्लस सल्फर एक है और वो कहां से कहां गया है, -2 से 4, -2 से 4, तो 4 माइनस -2 बच्चों, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6, 4 माइनस -2 इज 4 + 2 हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 8, इन फैक्टर इज 8। ठीक है, अब क्लियर है, नोट कर लो, चिन्ह ने थोड़ी बहुत मिस्टेक करी थी, जल्दी से करेक्ट कर लो, फिर अपन अगले केस पे आगे बढ़ते हैं। तो आज इन फैक्टर खत्म करेंगे हम लोग, जिससे कि हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ पाए, नॉर्मलिटी वगैरह। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे तो कोई बात नहीं, इनको प्रैक्टिस कर लेना तो हो जाएगा। हाँ बेटा राम, देखो अगर यहाँ 2 भी लिखा होता ना, तो अभी अपने को इस मॉलिक्यूल को देखना है ना, अपन ने लास्ट केस भी किया था। तो अब इसमें तो कॉपर दो ही रहते ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर देखना है कितने कॉपर हैं, ये बैलेंसिंग टर्म नहीं देखना है, या देखोगे तो फिर एन फैक्टर निकलता दो Cu2s के लिए, फिर उसको फिर से डिवाइड करते तो फिर यही आता। ठीक है, अभी और भी करवाऊंगा। I can search the web for that. Just tap hit search chip below. ओके चलो, तो अपन ने 8th केस कर लिया था, ये अपन 8th केस पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल्स के 8th केस पे थे अपन, है ना। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस। द नेक्स्ट केस इज इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स का ही अंदर का केस है। ठीक है, देखो रिडॉक्स में अपन अलग अलग एग्जांपल्स लिख रहे थे, तो अपन ने एग्जांपल्स की नंबरिंग करी थी 1 2 3 4, ये सब रिडॉक्स के एग्जांपल चल रहे हैं बच्चों, देखो। ठीक है, तो यहाँ रिडॉक्स के अंदर के एग्जाम्पल चल रहे हैं, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7th 8th एग्जाम्पल की कैटेगरी लिखी थी। अब रिडॉक्स के अंदर अपन 9th कैटेगरी लिखेंगे। ठीक है, वील राइट 9th कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल, तो अपन ने एग्जाम्पल्स को भी कैटेगराइज कर दिया है। लिखो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रा molecular redox reaction। तो उसमें लिखो इंट्रा का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ, इंट्रा मॉलिक्यूलर कहने का मतलब क्या होगा। हाँ इनसाइड, विद इन, बिल्कुल विद इन द सेम थिंग, है ना। इंटर और इंट्रा में यही फर्क होता है, इंटर मीन्स बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, इंट्रा मीन्स विद इन दैट थिंग। हाँ, तो इसमें लिख लो बच्चों, इसका मतलब क्या है, इन विच वन एटम अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड द अदर, in which one atom undergoes oxidation and the other undergoes reduction, and the other undergoes reduction within the same molecule, within the same molecule। Full stop।
In such cases, we calculate the total change in oxidation number in either only reduction और only ऑक्सीडेशन। इसको लिख लो, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि हम कह क्या रहे हैं। और बहुत लॉजिकल सी बात है ये कि क्यों सिर्फ या तो रिडक्शन देखेंगे या सिर्फ ऑक्सीडेशन देखेंगे। वंस यूर डन राइटिंग मुझे बता देना बच्चों। लिख लिया? बिल्कुल कौस्तुभ। तो देखो अभी तक क्या हो रहा था, हमने जो भी एग्जांपल देखे उसमें देखो कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो दोनों का या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अभी तक जो भी केसेस थे अपने ना, यहाँ भी आयरन का भी ऑक्सीडेशन लिया और सल्फर का भी ऑक्सीडेशन लिया, राइट। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन। तो सारे जो केसेस थे उनमें या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन था या रिडक्शन। जैसे यहाँ Mn का रिडक्शन और रिडक्शन था, है ना। ऐसा नहीं हो रहा था कि इसी के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक का और एक का रिडक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं था। अब जो हम केसेस लेने वाले हैं उसमें हम ये कह रहे हैं कि कुछ एटम का ऑक्सीडेशन होगा और उसी मॉलिक्यूल में किसी और का रिडक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास एक केस है पहला, ए इसको कह देते हैं हम, H2O गिविंग यू H2 प्लस हाफ ऑफ O2। अब इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन इज इन +1 एंड ऑक्सीजन इज इन -2। प्रोडक्ट साइड देखोगे तो हाइड्रोजन इज इन 0, ऑक्सीजन इज ऑल्सो इन 0। तो बच्चों ये बताओ कि ऑक्सीजन का क्या हुआ और हाइड्रोजन का क्या हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन, बिल्कुल। हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग रिडक्शन। बताया था आपको ऑक्सीडेशन नंबर कम हो अगर तो रिडक्शन है। और ऑक्सीजन का क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा फील करते हैं कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन, और क्यों हम सिर्फ या तो रिडक्शन देखेंगे या सिर्फ ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो जो रिड्यूस होगा बच्चों वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बताया था आपको, है ना। और जो ऑक्सीडाइज होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए और वो इलेक्ट्रॉन लिए किसने, हाइड्रोजन ने। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और वो रख किस लिए, हाइड्रोजन ने। तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। अब हमने कहा था कि एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। अब अगर तुम दोनों को देखोगे तो पूरे मॉलिक्यूल में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर गया क्या? क्या H2O से बाहर कोई इलेक्ट्रॉन गया? नहीं गया। H2O के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आया? नहीं आया। तो अगर आप दोनों देखोगे, ऑक्सीडेशन भी देखेंगे सर, रिडक्शन भी देखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसका कम हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो नेट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा ना। इस टाइप के केसेस में नेट हमेशा क्या आएगा, 0। तो इसलिए अपन दोनों नहीं देखते हैं, क्योंकि हमको तो ये पता करना है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए और कितने गए। तो भाई जितने यहां से निकलेंगे उतने यहां जाएंगे, तो या तो रिडक्शन देख लो या ऑक्सीडेशन देख लो। बात समझ आ रही है?
देखो तुम्हें लिख के बता देता हूँ, सुनो सुनो, मैं लिख के बताता हूँ, मैं मैथमेटिकली तुम्हें लिख के बता देता हूँ कि क्यों हम सिर्फ एक का देख रहे हैं। अभी पिछले वाले केस की तरह अगर तुम लिखोगे, सुनो, डेल्टा वन अगर लिखने जाओगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, दो। कहां से कहां गए सर, वन से जीरो गए, है ना। तो जीरो माइनस वन प्लस, सर ऑक्सीजन कितने हैं, दो। कहां से कहां गए सर, माइनस टू से जीरो, तो जीरो माइनस माइनस टू, तो सर ये दो आ गया। और सॉरी, हाइड्रोजन एक, ऑक्सीजन एक था, माय मिस्टेक, ऑक्सीजन को एक लिखना पड़ेगा। और ये आ गया सर माइनस दो, तो ये आ गया जीरो, विच इज रॉन्ग। और इंट्रामोलिकुलर में हमेशा जीरो आएगा ये, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा होगा उतने कोई और ले रहा होगा, जितना एक में इंक्रीज आएगा उतना दूसरे में डिक्रीज आएगा। यहाँ इंक्रीज दो का है, यहाँ डिक्रीज दो का हो गया, ये हमेशा ऐसा ही होगा। अरे साइन के साथ नहीं करते, एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। देखो ये कहां से गया, वन से जीरो गया ना, तो जीरो माइनस वन, यही तो फॉलो कर रहे थे ना हम। भाई देखो, फाइनल माइनस इनिशियल अगर इसमें किया तो इसमें भी फाइनल माइनस इनिशियल ही करेंगे, ट्रेंड एक ही फॉलो करेंगे दोनों में, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें करना क्या है, सुनो, करना क्या है सुनो, मैं बता रहा हूँ। आपको इतनी हेडेक नहीं लेनी, यू डोंट हैव टू थिंक सो मच। आपको बस ये समझना है पहले तो कि इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स है या नहीं है। वो कैसे समझ में आएगा, ऐसे कि सर AH2O के एक एटम का तो रिडक्शन हो गया और इसके दूसरे एटम का ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एटम का, एक का ऑक्सीडेशन होता है एक का रिडक्शन होता है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। इतनी बात समझ में आती है ना। ठीक है अमन बेटा, पुराने वाले सब जीरो नहीं आएंगे, मैं तुम्हें लिख के बता दूंगा, ठीक है। उसमें तुम वो क्या कर रहे हो, तो फिर तुम उसको जीरो ला रहे हो, आएंगे नहीं जीरो। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, या तो सिर्फ हम रिडक्शन देखेंगे या सिर्फ ऑक्सीडेशन देखेंगे। मतलब हाइड्रोजन के लिए अगर देखोगे सिर्फ, तो डेल्टा ओ एन, कितना हाइड्रोजन अपने पास, दो। कहां से कहां गए, वन से जीरो गया, बट रिडक्शन है तो उल्टा लिखते हैं अपन, है ना। वन से जीरो गया बट अपने को क्योंकि पॉजिटिव लाना है तो हम वन माइनस जीरो लिख देते हैं, क्योंकि सिर्फ आप रिडक्शन को देख रहे हैं। तुम अगर उल्टा लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, जीरो माइनस वन, बट फिर जो नंबर आएगा उसका मॉड लेना पड़ेगा, तो अपन वो नहीं करते थे। इसलिए मैंने तुमको एक सिंपल सा तरीका दिखाया, हर बार तुम क्या करो, लार्जर माइनस स्मॉलर कर दो, बाकी टेंशन मत रखो, बस तुमको ये देखना पड़ेगा कि इंट्रामोलिकुलर है या नहीं है, वो आपको पहले देखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा दो, ठीक है। जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे ही करते आएंगे, कोई चेंज नहीं लगेंगे अपन। साइन की टेंशन इसलिए लेंगे ही नहीं, अपन हमेशा लार्जर माइनस स्मॉलर करेंगे। बस अपन ध्यान रखेंगे इंट्रामोलिकुलर है या नहीं है। ऑक्सीजन से भी निकालें अगर, सेम चीज फिर से निकालते हैं, तो डेल्टा ओ एन बच्चों, कितना ऑक्सीजन है अपने पास, H2O के अंदर एक, है ना। कहां से कहां गया, माइनस टू से जीरो गया, तो लार्जर माइनस स्मॉलर, जीरो माइनस माइनस टू, कितना आएगा ये, टू। तो यही बात मैं बता रहा था कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। ऑक्सीजन के पास दो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन थे ये इसने लूज कर दिए और दोनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हाइड्रोजन भी जीरो में चला गया और ऑक्सीजन भी जीरो में चला गया। कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है बच्चों, दो। विद इन द मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। जो आप सिर्फ हाइड्रोजन से देखो तो भी दो आएगा, सिर्फ ऑक्सीजन से देखो तो भी दो आएगा, टोटल करके निकालोगे तो गड़बड़ आएगा। या तो आप उसका आंसर चार निकाल दोगे गलत तरीके से, सही करोगे तो जीरो ले आओगे, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर में अपने को याद क्या रखना पड़ेगा कि भाई जब भी इंट्रामोलिकुलर है
तो या तो सिर्फ रिडक्शन वाला हिस्सा देखेंगे हम, या फिर सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला। ऑलराइट, और आंसर दोनों से सेम ही आएगा हमेशा। बेटा राम ऑक्सीजन में हाफ ले लो ना, तो हाफ इंटू टू क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और बेसिकली अपने को इधर से लेना है बेटा, ऑक्सीजन यहां पे देखनी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। सारा क्या कह रहे हो बेटा, अगर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को 2 दिए हैं तो हाइड्रोजन 2 होने चाहिए। तो हाँ बेटा हाइड्रोजन 2 है ना अपने पास, देखो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी मैं और एग्जांपल कराता हूं, आप चिंता मत करो, इसकी मदद से लिख लो एन फैक्टर 2, इसमें लिख लेना रिडक्शन और इधर ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी मैं और एग्जांपल कराता हूं, ये एक ही एग्जांपल था, जल्दी से इसको नोट करो, मैं और एग्जांपल करा रहा हूं। हाँ बेटा हर्ष, आप बैलेंसिंग होल नंबर में भी कर सकते हो, बट ये याद रखो बैलेंसिंग करने से या बैलेंसिंग बदलने से एन फैक्टर पे कभी भी चेंज नहीं आएगा। एन फैक्टर बैलेंसिंग से नहीं बदलता है, बैलेंसिंग रखने से एन फैक्टर पे कोई चेंज नहीं आएगा। कोई भी बैलेंसिंग कर लो, एन फैक्टर सही से कैलकुलेट करोगे तो हमेशा यही आएगा, ठीक है। मैं आपको अलग अलग बैलेंसिंग के भी कुछ केसेस बता दूंगा। लिख लिया सबने? बचा है, जल्दी लिखो बच्चों, मैं और भी केसेस कराता हूँ इंट्रामोलिकुलर के, और मैं आपको कुछ और सॉल्ट एग्जांपल्स भेज दूंगा। बाकी आपकी मॉड्यूल में काफी सारे सॉल्ट एग्जांपल्स हैं, एक बार उनको ट्राई कर लेना काफी अच्छे से। लिख लिया? आ जाओ अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी गलती नहीं करेंगे, ध्यान से करेंगे। बी, अगला एग्जाम्पल देखो, PCl5 गिविंग यू PCl3 प्लस Cl2, है ना। बेसिक्स बच्चों सही से पकड़ के चलना है, बेसिक्स में गड़बड़ करोगे तो आंसर में कंफ्यूजन आएगा। बेसिक सही रखोगे कि किस चीज का मतलब क्या है तो कभी गड़बड़ नहीं आएगी। जैसे फिर से देखते हैं, लिख लेना बाद में, पहले देख लो। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बच्चों, यहां बताओ जरा। क्लोरीन की, क्लोरीन Cl पर -1 चार्ज है, बिल्कुल। तो अगर एक क्लोरीन पे -1 है तो 5 पे -5 आने से फॉस्फोरस पे कितना आएगा, +5, बिल्कुल। इस पे आएगा +5, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में है, तो यहां पर क्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा, 0। यहां पे क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा, हर एक क्लोरीन पे -1 आएगा, टोटल पे -3 हो जाएगा, बिल्कुल। अगर 3 क्लोरीन पे -1 है तो फॉस्फोरस पे कितना आएगा, +3, वेरी गुड। अब देखो अभी क्या, अब बस एक सेकंड रुक जाओ, अब देखो क्या होगा, सुनो सुनो अब क्या होगा। अभी फिर क्या गड़बड़ होगी बच्चों से, सुनो। आप कहोगे सर देखो फॉस्फोरस पे आपने सिखाया कि एक फॉस्फोरस है, एक है, और सर ये 5 से 3, लेकिन आपने बड़े से छोटा माइनस करना सिखाया तो 5 - 3 से 2 आ गया। लेकिन सर Cl देखो, सुन लो उसके बाद Cl देखो, सर Cl कितने, 5 है। और सर ये कहां से कहां जा रहा है, सर ये जा रहा है -1 से 0, तो 0 माइनस -1, सर ये तो 5 आ गया। अभी आप कह रहे थे दोनों से सेम आएगा, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ क्या गड़बड़ है? और ये होता है क्योंकि अभी कहोगे सर आपने सिखाया था ये 5 है तो सीधे 5 लिख दो, बट सर ने ये नहीं सिखाया था कि ये 5 है तो सीधे 5 लिख दो। हाँ, क्या क्या करना पड़ेगा, Cl5 लिख सकते हैं क्या हम? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि पांचों Cl में चेंज आया है क्या भाई, पांचों Cl थोड़ी 0 से -1 गए। ये लिखने का मतलब क्या हो गया कि मैं ये कह रहा हूं कि 5 क्लोरीन 0 से -1 चले गए या -1 से 0 चले गए, तो ये गलत है ना, 5 थोड़ी गए हैं, दिस इज नॉट राइट। कितने Cl गए हैं, कितने Cl गए हैं बच्चों, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। रिएक्शन में 2 है ना भाई, यहाँ 5 में से
अब इसको आप सही से लिखोगे ना, सुनो इसको मैं प्रॉपर लिख के बता रहा हूँ, सुन लो। अच्छा एग्जाम्पल है, इसको प्रॉपर लिख रहा हूँ। अगर आप 5 पूरे सीएल लिखना चाहते हो तो बिल्कुल तरीके से लिखोगे तो आंसर आएगा। कैसे? ये 5 सीएल थे, 5 में से 3 जो हैं वो देखो -1 से -1 पे ही हैं। आगे चल के हम नहीं लिखेंगे, बट पहली बार लिख रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। और 2 सीएल जो है वो -1 से कहां गए? 0। अलग अलग आ गए ना, है ना? तो अगर आप अब अगर इसको तरीके से लिखते हो तो देखो सर, अब आप कहोगे कि सर 3 सीएल जो हैं वो -1 से ही गए। 3 सीएल -1 से -1, और 2 सीएल 0 -1। तो अब कितना आएगा डेल्टा वन बच्चों, बताना जरा, सीएल का? 2 आ गया। आगे चल के हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि भाई जो चेंज नहीं हो रहा उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आगे चल के नहीं लिखेंगे। प्रॉपर तरीका तो वैसे यही कहता है कि सब लिखो, बट आगे चल के हम नहीं लिखेंगे। अब ये करने के बाद मुझे लग रहा है कि लोगों को और भी थोड़ा और क्लियर हुआ होगा कि ये नंबर जो आता है आगे, ये कैसे आता है ना? और थोड़ा क्लियर हुआ इस एग्जाम्पल से कि भाई किस में कितना चेंज आया। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये 0 + 2, तो डेल्टा ओ एन इससे भी 2 ही आएगा जो मैं तुमको कह रहा था। देयरफॉर n फैक्टर इज 2, राइट? सही है ना? चलो, तो इसका एक लास्ट केस और कर लेते हैं अपन, बस एक लास्ट केस और इसमें कर लेते हैं, फिर अपन अगले टाइप ऑफ रिडॉक्स पे जाएंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन पे। और ये अच्छे केसेस है ना, मतलब इस ये कर लोगे तो सिंपल वाले तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही लोग ट्राई करना। मैं शुरू में थोड़ी बातें आपसे बस डिस्कस करूंगा, फाइनल आंसर आपसे ही पूछूंगा। तो एक रिएक्शन थी जो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी अपन ने कि KClO3 गिव्स यू KCl प्लस O2। बैलेंस कर दूं तो ये 3/2 बैलेंस भी कर दी। चलो आपके लिए याद है, रिएक्शन ये पढ़ी थी अपन ने। हाँ, तो अब मुझे बताओ बच्चों, पोटेशियम पे कितना चार्ज आता है? ये लिखवाया था रूल आपको कि अल्कली मेटल्स पे हमेशा चार्ज कितना रहेगा? +1। बिल्कुल, तो ये तो फिक्स है +1। तो ये अगर +1 है तो KClO3 पे कितना आएगा? KClO3 पे -1। और अगर KClO3 पे -1 है तो Cl पे कितना आएगा? और ऑक्सीजन पे कितना है? हर ऑक्सीजन पे कितना है? -2। बिल्कुल सही बात है। और अगर हर ऑक्सीजन पे -2 है, 3 ऑक्सीजन है, और ClO3 पे -1 चार्ज है, तो Cl पे कितना आएगा? एक सिंगल Cl पे कितना आएगा? +5। एक्स वाले मेथड से बेटा +5। ये -1 मत भूलो, जो लोग 6 बता रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इस पे -1 चार्ज है, +5 आएगा। तो Cl इज इन +5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सबने सही किया है। अब एक बार बस राइट हैंड साइड पर लिख लेते हैं। पोटेशियम पे चार्ज फिर क्या लिखेंगे बच्चों? +1। तो पोटेशियम में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या अपने को? नहीं पड़ेगी। तो अपन नहीं लिखेंगे, जिसमें चेंज नहीं आएगा उसको अपन लिखेंगे ही नहीं अब, क्योंकि अपन ने देख लिया कोई फायदा नहीं होता लिखने का उसको। ठीक है, अगर पोटेशियम पे +1 है तो Cl पे क्या आएगा? -1। वेरी गुड। ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है तो क्या चार्ज आएगा उस पर? 0। अब मुझे KClO3 का इनफैक्टर आप लोग निकाल के बताओगे। एक चीज और मैं बस बता देता हूं, Cl का क्या हो रहा है ये बता दो, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है ये बता दो मेरे को। Cl का क्या हो रहा है ये बता दो। Cl का रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। तो क्या हम दोनों का एक साथ निकालेंगे या अलग अलग निकालेंगे? अलग अलग, बिल्कुल, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो अलग अलग निकालेंगे। बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर?
12 4 6, इसमें से एक सही है। काफी लोगों ने सही निकाल लिया है, अब सही बताने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। शयन, गीत, हिमांशु, पार्वती, इनके आंसर ठीक दिख रहे हैं। तन्वी थोड़ा गड़बड़ है, रमन ठीक है, राम ठीक है, दिव्यना ठीक है। वेदिका बेटा प्लस और माइनस नहीं आएगा ना, अपन ने बताया था एन फैक्टर का साइन हमेशा अपन मैग्नीट्यूड लेते हैं, एन फैक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है। बिल्कुल। तो बच्चों देख लो फटाफट, क्लोरीन से तो बहुत ही सिंपल तरीके से आ रहा है आंसर, है ना भाई। क्लोरीन जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, तो कितने क्लोरीन अपने पास, एक, और कहां से कहां जा रहा है वो, +5 से -1। तो जिन लोगों ने 4 आंसर दिया उन्होंने ये गड़बड़ करी है कि माइनस माइनस नहीं किया है, उन्होंने डायरेक्टली 5 - 1 लिख दिया है। ठीक है, तो 5 -1 तो 6 आएगा बच्चों। 4 जिन जिन ने किया है उन्होंने ये गड़बड़ करी है। ऑक्सीजन के लिए करेंगे, कितने ऑक्सीजन लेंगे, कितने ऑक्सीजन लेंगे, 3। KClO3 में देखना है तो 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन कहां से कहां गए बच्चों, -2 से 0, तो 0 -2, तो इससे भी 6 आएगा। किसी से भी निकालो 6 आएगा, तो n फैक्टर इज 6। ऑल राइट, ठीक है। तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। इसके बाद वाला केस तो आपके लिए सीधे फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद वाले एग्जांपल में डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं जिसको, बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन है या कौन सा इंट्रामोलिकुलर। एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो काम आसान हो जाता है। ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन कैसे, देखो ना, क्यों नहीं हो सकता भाई। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज था, यानी हर ऑक्सीजन ने 2 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अपनी तरफ थोड़े खींचे हुए थे, ठीक है। और अभी ऑक्सीजन पे चार्ज 0 है, यानी कि जो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले रखे थे वो सब उससे वापस छिन गए। है ना भाई, ऑक्सीजन ने क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखे हुए थे 2 2। क्लोरीन बेचारा 5 इलेक्ट्रॉन से लुटा हुआ था, उससे 5 इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए थे, थोड़े से मतलब उससे थोड़े दूर कर दिए गए थे, पूरी तरह नहीं छीने गए थे, बस अपनी तरफ रख लिए गए थे। तो इस रिएक्शन में ये हुआ कि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस चला गया, ऊपर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ले गया, कि 5 तो मेरे 2 ही दो, साथ में एक और दो, तो 5 उसने अपने लिए और एक एक्स्ट्रा ले लिया, तो 6 हो गए, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिए और 6 के 6 किससे लिए, 3 ऑक्सीजन से। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने देने की बातें अपन केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कब लिए जाते हैं, कब देते हैं, कौन देगा कौन लेगा, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई, क्यों कोई गेन करेगा, ठीक है। चलो, तो आई गेस ये नंबर 6 कैसे आ रहा है, इसके कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी अपन आगे के केस करते हैं, और ये केसेस करने का जो शुरू के केसेस थे वो सब आसान लग रहे होंगे आपको, है ना। बिल्कुल, चैप्टर्स थोड़े से इंटरडिपेंडेंट होते हैं बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग खास करके ऐसा चैप्टर है जो मतलब बहुत जगह यूज आएगा। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, फिजिकल में भी कुछ कुछ जगह उसका काफी यूज आएगा। तो इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर जो काम आता है। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपने, कितने 8 के एग्जाम्पल हो गए थे टाइप्स, अब अपना 8 हो गए थे ना, 9th टाइप है अब। सॉरी 9 हो गए थे, 10th है, 9 कर लिए थे, अब ये 10th टाइप आएगा। दिस इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन और ऑटो रिडक्शन। सुजल से Cl+5 कैसे हो गया बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, Cl+5 कैसे हो गया, लो याद करो जरा, तुम्हारे नोट्स में ऐसा कुछ लिखवाया था।
याद आ रहा है कुछ कि तुम्हें बताया था कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ेगा तो इन पे पॉजिटिव भी आ सकता है। ये सारे रूल्स इसलिए लिखवाए तुमको, ये हेलोजन के नाम डलवा के, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए। तो ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन खींचने की थोड़ी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा गुंडा है। तो वो क्या बेचारा क्लोरीन उसके सामने सीधा पड़ जाता है। वैसे क्लोरीन भी बहुत बड़ा गुंडा है, काफी लोगों से इलेक्ट्रॉन छीनता है ना। तो ये सब बातें लेकिन अब बाद में करेंगे भाई, कि कौन किससे क्यों इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। अब यहाँ बेचारा ऑक्सीजन लिए मतलब क्लोरीन ऑक्सीजन के सामने बेचारा है, तो ऑक्सीजन लिए बैठा उसके इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये आगे देखो, ये पोटेशियम सबसे सीधा आदमी है इन तीनों में। तो पोटेशियम बेचारा पहले भी लुटा हुआ था, अभी भी लुटा हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉन कोई और लेके बैठा है, यहाँ क्लोरीन ले लिया। तो ठीक है, अब जिसकी जितनी चल जाती है वो उतना चला लेता है, जिसकी पावर ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, समझाने के लिए है, मतलब बेसिकली अल्टीमेटली पॉइंट इसके किसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने की, उस पर उतना नेगेटिव चार्ज दूसरे को छोड़ना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन लिख रहे थे हम, कौन क्यों इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्यों नहीं दे रहा है, ये सब बातें हम केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। आ जाओ, अभी फिलहाल रेडॉक्स समझते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है इसकी बात बाद में, अभी तो कहां जा रहा है कैसे जा रहा है ये देखना है, और उससे एन फैक्टर निकालना है। लिखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो नाम से थोड़ा तो क्लियर हो जाता है। Cu2s ऑटो रिडक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि Cu2s को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा था उस केस में, है ना। जो अपन ने रिएक्शन लिखी थी, तुम शायद मेटलर्जी वाले केस की बात कर रहे हो, वो जो सेल्फ रिडक्शन होता है वो अलग चीज है। वो Cu2s रिएक्ट विद Cu2 वो अलग है, वो अलग है, दैट इज डिफरेंट थिंग। हम वो वाली बात नहीं कर रहे, यहाँ कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखते हैं, इसमें लिखो। अच्छा देखो बच्चों, इसमें और इंट्रा में क्या फर्क है, अभी बहुत छोटा सा फर्क है, वो ध्यान दो। लिख ली हेडिंग सबने? सबने हेडिंग लिख ली तो मैं समझाता हूँ। तो एक बहुत छोटा सा फर्क है दोनों में बच्चों, देखो। इसमें उसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, है ना। इसी मॉलिक्यूल के अंदर एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो हमने इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स कहा। डिस्प्रोपोर्शनेशन में भी होगा तो ये कि उसी मॉलिक्यूल के अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन, लेकिन लेकिन फर्क क्या है कि यहां क्लोरीन का अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक एटम का रिडक्शन दूसरे एटम का ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, उसी टाइप के एटम का ऑक्सीडेशन और उसी टाइप के एटम का रिडक्शन। कैसे, ये अभी दिखाता हूं तुमको एग्जांपल में, तो बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि एक ही एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो सकता है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर अपन समझेंगे। लिखो, व्हेन द सेम एटम अंडरगोज, पॉसिबल तो है बट उसके एग्जांपल्स देखेंगे। When the same atom undergoes oxidation and reduction, oxidation and reduction, full stop. In such cases, we find
In such cases, we find the total electrons exchanged during the reaction and divide it with the number of molecules participating in redox reaction. पार्टिसिपेटिंग इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो दिखने में टफ है, इसका बहुत एक सिंपल सा तरीका बता दूंगा आपको जिससे एन फैक्टर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। बट एक बार लिख लो, एक बार प्रॉपर तरीका बताऊंगा, फिर इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया वो भी बता दूंगा। और यहां तक लिख लो तो मुझे बता देना, तो फिर मैं एग्जाम्पल समझाना शुरू करता हूँ। मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग लिखोगे, मेरे समझाते वक्त कोई नहीं लिखेगा। सबने लिख लिया? सबने लिख लिया ना? हाँ, तो अभी लिखना रोको और सब लोग एक बार ध्यान से देख लो। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, और भी एग्जाम्पल्स बताऊंगा, बट एक एग्जाम्पल को सबसे ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, तो इसको सुन लो। जैसे एक रिएक्शन होती है जहां पर H2O2 जो होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है H2O और हाफ ऑफ O2 में। अब इसको डिस्प्रोपोर्शनेट क्यों कह रहे हैं पहले ये समझते हैं, है ना? क्यों डिस्प्रोपोर्शनेट कह रहे हैं ये समझते हैं। आदित्य बेटा सुन लो, तुमको समझ में आ जाएगा अभी कि क्यों डिस्प्रोपोर्शनेट कह रहे हैं। तो यहां आप देखोगे तो हाइड्रोजन पर +1 है, इसको हम व्हाइट कलर से लिख देते हैं +1। और अगर एक हाइड्रोजन पे +1 है तो दोनों ऑक्सीजन पे -2 आएगा, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा? एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -1। ठीक है? हाँ, अब इधर लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ऑक्सीजन पे -1 है, राइट हैंड साइड आते हैं तो इस ऑक्सीजन, ये जो H2O वाला ऑक्सीजन है, इस पे कितना चार्ज है? -2। तो हाइड्रोजन यहाँ +1 में है और ऑक्सीजन पे -2 है। और ये जो O2 वाला ऑक्सीजन है, इस पे कितना चार्ज है? 0। तो अब जब आप देखोगे तो देखो, ये ऑक्सीजन का तो क्या हुआ, -1 से -2 जाने पर ऑक्सीडेशन की रिडक्शन क्या हुआ? रिडक्शन, है ना? रिडक्शन हो गया। और यहां से यहां जाने में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो फर्क क्या है कि इंट्रामोलिकुलर में क्या होता था कि एक एटम का ऑक्सीडेशन तो दूसरे एटम का रिडक्शन होता था, अलग अलग एटम का होता था। यहां क्या हो रहा है, एक ही टाइप के एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी टाइप के एटम का रिडक्शन भी हो रहा है। तो हम उसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का ही रिडक्शन, तो ये कहलाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो फर्क समझ में आया? पिछले केस में क्लोरीन का हो रहा था रिडक्शन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, तो टाइप ऑफ एटम अलग अलग थे, या टाइप ऑफ एटम भी सेम हो गया। तो ये बहुत ही पर्टिकुलर केस है, बहुत ही स्पेसिफिक केस है, बहुत कम जगह मिलेगा, बहुत कम एग्जांपल्स है, बट आइडेंटिफाई कर लेना बस सवाल में, इतना सा इसमें प्रॉब्लम है। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बिल्कुल ऑक्सीजन ने ही ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर दिया, एक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे ऑक्सीजन ने ही ले लिया। H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं बेटा। टिप्स ऑन आइडेंटिफाइंग यही है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे तो आपको दिख जाएगा कि एक ही एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी हो रही है और उसी की बढ़ भी रही है, तो दिख जाएगा आपको कि रेड सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। और सारा बेटा देखो, अगर ऑक्सीजन पे -2 रख दोगे तो फिर क्या होगा, इधर हाइड्रोजन पे +2 आएगा। हाइड्रोजन पे +2 पॉसिबल है क्या कभी भी?
नहीं है ना, क्योंकि हाइड्रोजन में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो हमको देखना पड़ेगा लिमिट क्या है, इसलिए हमने हाइड्रोजन पे पहले +1 रखा था, क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोजन +1 से ऊपर जा ही नहीं सकता। तो अब यहाँ +1 आया तो ऑक्सीजन को -1 ही होना पड़ेगा। और ये तो कंपाउंड हमने पढ़ा होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, याद है कि नहीं, बचपन में भी पढ़ा होता है, H2O2, वेरी फेमस कंपाउंड। चलो अब देखते हैं इसमें करेंगे कैसे, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब तो सर एक ही टाइप का एटम भी हो गया, तो अब बच्चों इसको क्या करेंगे, अपन अपन ने कहा था जब इंट्रामोलिकुलर था तो या तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, यही कहा था अपन ने। तो यहाँ पे आपको रिडक्शन की रिएक्शन अलग और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अलग निकालनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो सिर्फ इसके लिए अपने पास एक स्पेसिफिक मेथड है, बाकी सब जो अभी तक पढ़े तो सिमिलर मेथड थे। तो आप क्या करोगे, सुन लो, उसके बाद लिख लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा, सुन लो। आप इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग लिखोगे और रिडक्शन रिएक्शन अलग लिखोगे। जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन आएगा आप रिएक्शन को 2 बार लिखोगे, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में बच्चों H2O2 से क्या बन रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या बन रहा है, जल्दी बताओ। O2, बिल्कुल। तो ऑक्सीडेशन में मैं लिखूंगा H2O2 गिविंग मी O2, सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखूंगा। ऐसे ही रिडक्शन में H2O2 से क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, H2O। तो इस केस में मैं लिखूंगा H2O2 गिविंग मी H2O। ठीक, अब चेंज किस में आ रहा है, ऑक्सीजन में। यहां ऑक्सीजन -1 से 0 गया, तो इस केस में एन फैक्टर कितना आ रहा है, इस केस में एन फैक्टर कितना आएगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन का लेंगे तो 1 या 2, पहले तो ये बताओ 1 या 2, H2O2 की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान से देखो, 2 ऑक्सीजन है, -1 से 0 गए, तो कितना आएगा एन फैक्टर, 2। फिर से आओ, रिडक्शन में 2 ऑक्सीजन है, -1 से कहां गए, -2, तो कितना आएगा इन फैक्टर, 2। यहां पे सेम आ रहा है, हर बार सेम आएगा ये जरूरी नहीं है, तो यहां भी एन फैक्टर आ गया 2, ये भी -1 से -2। इसको हम कह देते हैं N1 और इसको कह देते हैं N2, ठीक है। इसके बाद वैसे तो इस दोनों रिएक्शन को जोड़कर आगे और सॉल्व किया जा सकता है, बट आपको एक सिंपल सा तरीका बता दिया गया है। एक बार आपके पास N1 N2 आ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर एन फैक्टर इज N1 into N2 अपॉन N1 plus N2। बस N1 N2 आपको पता करना है, एक बार वो पता कर लिया तो वैल्यू रख दो, 2 into 2 अपॉन 2 plus 2 कितना आएगा, 1। ठीक है, तो इसका आंसर बड़ी आसानी से आता है, बस ये इतनी मेहनत होती है कि इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग लिखना होता है, उसका एन फैक्टर निकाल के सीधे फॉर्मूले में डालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखो। एक एग्जांपल और मैं बताऊंगा, उसके बाद वाला एग्जांपल आपसे करवाऊंगा, और ये जो सेकंड वाला बताऊंगा उसमें भी आधे से ज्यादा आंसर आपसे ही पूछूंगा। तो इसको लिख लो अब आप, और प्रॉपरली डिटेल्स के साथ लिखना है, ठीक है। लिखो, लिखने होते हैं बेटा, मैंने इसलिए तो डायरेक्ट लिख दिया, लिखने होते हैं ये। इनफैक्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आया तो नंबर ऑफ एटम लिख के ही बेटा। 2 ऑक्सीजन है तो इनफैक्टर आएगा ऐसे, 2 ऑक्सीजन है, -1 से -2 गए हैं,
ऐसे ही आया ये दो, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एन फैक्टर, ठीक है। सॉरी, इसमें भी ऐसे ही आएगा बेटा, यहाँ भी वही आएगा। दो ऑक्सीजन है, -0 से -1 गए हैं तो वो भी दो ही आएगा, सब डायरेक्ट लिखा है। इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि 1 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट डज दिस मीन। लिख लिया? बिल्कुल, मैं बताता हूँ टोटल एन फैक्टर क्या बता रहा है ये। तो अल्टीमेटली मैंने आपको एक ही बात बताई थी, एन फैक्टर इज अल्टीमेटली हर रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड या एक्सचेंज्ड। तो ये 1 आने का मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन ने कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़े थे और किसी और ऑक्सीजन ने कुछ इलेक्ट्रॉन लिए थे। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे और कितने गेन हुए थे? एक। भाई H2O2 में दो ऑक्सीजन थे -1 में, तो क्या हुआ, एक -1 में था, एक और -1 में था, इसने मान लो इलेक्ट्रॉन लूज किया एक, तो ये चला गया 0 में और ये आ गया -2 में। तो एन फैक्टर 1 ये बता रहा है कि अल्टीमेटली कुल मिला के रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस नंबर 1 इज टेलिंग यू। ये जो नंबर 1 है ये आपको ये बता रहा है ना। अभी अगला केस कराता हूँ और भी समझ में आ जाएगा। आ जाओ। नेक्स्ट केस बी। तो बी में आपको दे रखा है P4 कन्वर्टिंग टू PH3 प्लस H3PO4। तो P4 में फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे जरा बता दो? 0, बिल्कुल 0। अच्छा, PH3 में हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, सिंगल हाइड्रोजन पे? +1। भाई फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, तो +1। तो फास्फोरस पे कितना आएगा, -3। ओके, यहाँ पर फास्फोरस पे क्या चार्ज आएगा, अब यहाँ हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1 रख दें, तो फास्फोरस पे क्या चार्ज आता है, निकाल के बताओ एक्स के मेथड से। हर ऑक्सीजन पे -2 और हर हाइड्रोजन पे +1, तो फास्फोरस पे क्या आएगा? हर्ष कैलकुलेट सही से करो, +5 या -5? हितेन बेटा तुम भी सही से करो, गिरिजा करेक्ट करो, +5 आएगा। कैसी बात कर रहे हो भाई, ये +1 है, ये -2 है, इसको x माना, तो 3 तो हो गया, +1 के 3 प्लस x और -2 के 4 हो गए -8 इज इक्वल टू 0, तो x +5 आएगा ना। अब ये तो सही आना चाहिए, अब इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो, तो ये आ गया +5 फास्फोरस है ना। तो यहाँ तो सिर्फ फास्फोरस ही था अकेला, तो सिर्फ फास्फोरस में डिफरेंस देख लेते हैं। तो फास्फोरस में क्या क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे क्या हुआ। PH3 में हुआ तो क्या ऑक्सीडेशन की रिडक्शन क्या हुआ, P4 से PH3 में क्या हुआ ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, जल्दी, रिडक्शन।
P4 से H3PO4 में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो एक ही टाइप के एटम का रिडक्शन हो रहा है और उसी टाइप के एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा ये? कौन सी कैटेगरी में आएगा बच्चों? इंट्रा में नहीं आएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन में आएगा। देयरफॉर डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, ये अपन ने एस्टैब्लिश कर लिया कि भाई डिस्प्रपोर्शनेशन है। अब अगर डिस्प्रपोर्शनेशन है तो आपके सर ने आपको ये सिखाया था कि बच्चों जब भी डिस्प्रपोर्शनेशन आए तो दो अलग अलग रिएक्शन लिखो, एक रिडक्शन की और एक ऑक्सीडेशन की। तो रिडक्शन की रिएक्शन P4 से PH3, इसका एन फैक्टर क्या आएगा? सबसे पहले तो ये बताओ कितने फास्फोरस हैं? कितने फास्फोरस हैं? 4। 4 P4 में निकाल रहे ना एन फैक्टर बेटा। एन फैक्टर किसका निकालना है? P4 का। 4, तो 4 में जरा डिफरेंस है, बताओ मेरे को एन फैक्टर कितना आता है? 12। वेरी गुड, एन फैक्टर आ गया 12। इसको मैं कह देता हूं N1। ठीक है, इसको हमने N1 कह दिया। अच्छा, ऑक्सीडेशन में फिर लिखते हैं P4 ऑक्सीडेशन में किस में कन्वर्ट हो रहा है? H3PO4 में। यहां एन फैक्टर कितना आएगा? 20। वेरी गुड, दिस इज 20। तो ये N2 हो गया। इसके बाद आपको याद आएगा, आना चाहिए, याद आना ही चाहिए कि सर ने बताया था N1 N2 आ जाए। तो एन फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला है N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। कितनी वैल्यू आती है ये? N1 इंटू N2 इज हाउ मच? 240 डिवाइडेड बाय 32। कितना आएगा ये? रेशियो के फॉर्म में बताना मेरे को आंसर। गिव मी द आंसर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। 7.5 या फिर 15/2 आ जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो जो निकालेंगे वो आएगा 15/2। 15/2। अमन बेटा, इंट्रा और डिस्प्रोपोर्शन में फर्क बस इतना है कि डिस्प्रोपोर्शन में एक ही तरीके के एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। इंट्रा में एक एटम का, एक टाइप के एटम का ऑक्सीडेशन है तो दूसरे टाइप ऑफ एटम का रिडक्शन होगा। अब इस 15/2 का मतलब क्या है बच्चों? देखो 7.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल सकते, निकल सकते हैं क्या? अब तुम कहोगे सर आपने कहा था एन फैक्टर बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 7.5 इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं सकते। बट ये क्या कह रहा है? 7.5 इलेक्ट्रॉन तो एक P4 से बोल रहा है ना, ये एक P4 से 7.5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक अकेला P4 रिएक्ट नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक P4 से अगर हम 7.5 कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि एक P4 से 7.5 का एक्सचेंज है, तो दो P4 से कितने का एक्सचेंज होगा? 15 का। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिएक्शन कराने के लिए कम से कम दो P4 तो चाहिए ही चाहिए। दो P4 में 15 का एक्सचेंज हो रहा है, ये इसका मतलब है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस। तो एक में से 15/2 का मतलब है कि इसलिए एक में से 15/2 आ रहा है क्योंकि दो हो रहे हैं, दो में 15 का एक्सचेंज हो रहा है, तो एक पे निकाल रहे हैं तो 7.5 आ रहा है। बट प्रैक्टिकली जब बात करेंगे तो प्रैक्टिकली एक अकेला P4 ये रिएक्शन शो ही नहीं कर पाएगा। एक अकेला P4 ये रिएक्शन शो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? लॉजिकल है ना, मतलब बहुत लॉजिकल है। और एक केमिस्ट्री ऑफ लॉजिकल सी दिख रही है ना कि सर सही बात है। आप अगर कह रहे हो कि 7.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसका मतलब एक अकेला P4 ये रिएक्शन शो ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब दो P4 लेंगे तब उसमें से कुछ PH3 बनेंगे और कुछ H3PO4 बनेंगे। चलो, तो ये तो काफी सही से कैलकुलेट करना सीख गए तुम। तो इसका एक लास्ट एग्जांपल और मैं कराता हूं, और ये लास्ट एग्जांपल का आंसर तुम ही बताओगे मेरे को। ठीक है, आ जाओ। लास्ट एग्जांपल सी। Br2 giving you Br negative plus BrO3 negative। इस ऊपर वाले में मैं लिख दूं आंसर
दिस इज योर आंसर। तो बच्चों इस वाले सवाल में हाँ सुजल बेटा, ये जब मैंने अलग अलग करके लिखा तो मैंने ये लिखा कि जब चारों P4 इसमें जाएं और जब चारों P4 इसमें जाएं तो अलग अलग का एन फैक्टर क्या होगा ये निकाला। फिर इन दोनों एन फैक्टर को एक साथ लेके सिंगल रिएक्शन का एन फैक्टर निकाल दिया, क्योंकि हमको रिएक्शन सिंगल दी हुई थी। ठीक है, चलो तो इसका आंसर बताना है मेरे को बच्चों। तुम मुझे बताओगे रेशियो के फॉर्म में आंसर देना है। यू हैव टू गिव मी द आंसर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। अमन गड़बड़ है, चेक करो मिस्टेक अपनी। Br2 के लिए रिएक्शन लिखनी है, रिडक्शन भी Br2 के लिए लिखना है, ऑक्सीडेशन भी Br2 के लिए लिखना है ना। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताओ, तो Br2 पे क्या लिखूं जल्दी बताओ, जल्दी, अच्छे बच्चों की तरह जैसे भी तक रिप्लाई करते हैं। 0। Br नेगेटिव पे क्या लिख दूं, -1। BrO3 माइनस में ब्रोमीन पे क्या लिख दूं, +5। +5 फिर वही गड़बड़, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, +5 आएगा एक्स वाले मेथड से। आप इसका रिडक्शन लिखो, इसका ऑक्सीडेशन लिखो और मुझे बताओ कि भाई क्या करना है, कितना आ रहा है। एन फैक्टर कितना आया, 5/3। वेरी गुड, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन तो आसान है, एक बार समझ में आ गया तो डिस्प्रोपोर्शन बहुत आसान हो जाता है ना। इसमें तो मतलब कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, सीधे आंसर लिख लिया सबने। यही आना सबका आंसर, सबने अपनी मिस्टेक्स करेक्ट कर ली। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सेज बच्चों, वेरी गुड। चलो तो मेजर पार्ट ऑफ रिडॉक्स के एन फैक्टर हमने कर लिए हैं। लास्ट कॉम्प्रोपोर्शनेशन बचता है, जो डिस्प्रोपोर्शनेशन का होता है बहुत ही आसान होता है ना। उसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, सिर्फ एक केस लिख लेते हैं उसमें। हाँ ये बात सही है कि एन फैक्टर की एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना बहुत ही आसान है। चलो विवेक, बढ़िया है, मजा आ रहा है, तो ऐसे ही होना चाहिए ना, मजा आना चाहिए। तो 11th एग्जाम्पल लास्ट लिख लेते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया था। बाकी बातें बाद में, इधर देखो। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया था, लास्ट रिडॉक्स के अंदर अपने को एग्जाम्पल का टाइप लिखना है। तो तन्वी बेटा क्या कह रहे हो, अच्छा कल नहीं, अभी थोड़ा तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ये खत्म कर लेते हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर इक्विवेलेंट बचेगा, अपन इक्विवेलेंट स्टार्ट करेंगे एकदम फ्रेश टॉपिक उसके बाद। जल्दी से बच्चों फटाफट, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्प्रोपोर्शनेशन, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा जो है वो कॉम्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, है ना। इनवर्स ऑफ या रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन।
बाकी सारी बातें क्लास के एंड में करेंगे। अभी फटाफट से टॉपिक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद अपन 5 मिनट रख लेंगे बाकी बातों के लिए जो काम की होंगी। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, i माइनस प्लस IO3 माइनस गिविंग यू I2। तो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूं। देखो डिस्प्रोपोर्शन में क्या होता था, एक ही से अलग अलग में जाता था भाई। जैसे यहां Br2 था तो 0 से -1 में गया और 0 से ही +5 में गया, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दो अलग अलग में जा रहा था। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा। देखो यहाँ ये -1 में है, ये +5 में है और आ किस में रहा है, 0 में। तो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से आ किस में रहा है, सिंगल में। बिल्कुल, तो ये कॉम्प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या दिक्कत क्यों नहीं होती, क्योंकि बेटा देखो आप या तो एन फैक्टर I माइनस का निकालोगे या IO3 माइनस का निकालोगे, तो दोनों इंडिपेंडेंट निकालोगे भाई। I माइनस में एन फैक्टर, सुन लो इसको, इसके बाद लिख लेना। जैसे I माइनस के लिए निकालोगे एन फैक्टर, तो I माइनस में कितने आयोडीन है पहले ही बताओ, कितने आयोडीन है, एक, है ना। अच्छा, और कहां से कहां गया, कहां से कहां गया, -1 से 0 गया, तो 0 माइनस -1, तो I माइनस का इनफैक्टर कितना आ गया, एक। तो I माइनस का इनफैक्टर एक लिख दिया अपन ने भाई। I माइनस का पूछा तो I माइनस का निकाल दिया, जैसे पहले निकालते आ रहे थे। अब नहीं, किसी ने बोला IO3 माइनस का बता, तो ठीक है लो IO3 माइनस का निकाल देते हैं। अब ये तो हमने कर चुके हैं ना। तो IO3 माइनस का पूछा तो भाई एन फैक्टर लिखना है, कितने आयोडीन है IO3 माइनस में, एक। कहां से कहां जा रहा है, 5 से 0, तो 5 माइनस 0 कितना आ गया, ये 5 आ गया। तो इसका कोई इनफैक्टर बोलेगा तो 5 लिख देंगे। तो ये तो पुराने केस जैसे ही हो गया, मतलब उसमें कुछ खास है ही नहीं, अलग ही नहीं है कुछ, बस उसका टाइप ऑफ रिएक्शन है, बट इनफैक्टर निकालने का तरीका तो वही है जैसा पहले था। तो इसमें कुछ नया नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखवाया है। सिर्फ नाम पता होना चाहिए, कभी कोई क्वेश्चन में देते भाई कॉम्प्रोपोर्शन, तुमको इसे डर लग गया हमको तो कॉम्प्रोपोर्शन सुन के, ठीक है, बहुत सिंपल है, पुराने केस जैसा ही है, फटाफट से नोट कर लो। तो यहाँ पे अपन अपने एन फैक्टर के केसेस को रोक लेते हैं, बहुत सारे केसेस कर लिए हैं, और भी केसेस होंगे बट अपन कर लेंगे। नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें नहीं लगाएंगे हिमांशु बेटा, इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इसमें एन फैक्टर IO माइनस का अलग आएगा और IO3 माइनस का अलग आएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला तो I2 के लिए है। रवि बेटा इंट्रा में और डिस्प्रोपोर्शन में कैसे डिफरेंस करेंगे, ये मैं क्लास में 3 बार कह चुका हूं। इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप एक बार इंट्रा और डिस्प्रोपोर्शन फिर से देख लेना, ठीक है। चलो बच्चों, तो अपन एन फैक्टर के केसेस ऑलमोस्ट सारे कर चुके हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इस लेवल पे जरूरत है। जैसे जैसे आगे कभी पढ़ेंगे तो अपन उनको डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल कृतिका, बिल्कुल सही बताया तुमने, डिफरेंस मुझे तो सही बताया, बट वो पूछ हो रहा है तो उसको किस तरीके से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक सबने लिख लिया है, हैज एवरीवन नोटेड डाउन टिल हियर। मजा आया हिमांशु, गुड, बहुत ही बढ़िया। तो क्लास की थ्योरी अपन यहां रोकते हैं एक हेडिंग लिखने के बाद, ठीक है। एक हेडिंग लिख लेते हैं, जो अगली हेडिंग है हमारी, इस पेज से आगे जाते हैं, इस पर कुछ और कर लेंगे। अगली जो हेडिंग है उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्विवेलेंट वेट निकालना, एन फैक्टर निकालना तो आ गया है हमको, उससे हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैलकुलेट करेंगे। मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूंगा बच्चों, चिंता मत करो, पहले एक बार हेडिंग लिख लो, आई विल स्क्रॉल इट अप। लिख ली हेडिंग सबने, सबने हेडिंग लिख ली, आई विल स्क्रॉल इट अप, ठीक है। चलो ये लो भाई, जिन लोगों को ब्रोमीन वाला केस लिखना था लिख लो। तो क्लास की आज की थ्योरी हम यहीं पे रोकते हैं, आज के लिए इतना ही। अपन लोग स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। आपको कुछ रीडिंग के लिए भेज सकता हूँ, मैं देख लूंगा इफ आई कैन सेंड समथिंग फॉर रीडिंग, आई विल शेयर। एनसीईआरटी में भी मैं पेजेस, अभी मेरे को राइट नाउ याद नहीं है,
ठीक है, चलो तो आज की थ्योरी यहाँ पे रोक लेते हैं बच्चों, ठीक है, रोक लें, दिक्कत तो नहीं किसी को, चलो।